नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में आपने देखा कि भारतीय इतिहास की शुरुआती बातों को कि कैसे हम इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किए हैं। इतिहास के वर्गीकरण के पीछे क्या आधार है क्या कारण है, इसको हमने बताया था। और साथ ही साथ हमने कहा था कि सबसे पहले हम प्राचीन भारत की शुरुआत करेंगे। प्राचीन भारत के जो सिलेबस था कल हमने मुख्य रूप से उसको डिस्कस किया कि किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो ये कल की वीडियो की मुख्य बातें थी कि इतिहास के वर्गीकरण के विषय में बताया था कि इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में क्यों किया गया, और साथ ही साथ प्राचीन भारत के हमने सिलेबस का अध्ययन किया। अब आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को पहले के टॉपिक से ही हम आगे करते हुए, चूँकि प्राचीन भारत में आपने देखा कि पढ़ना क्या क्या है। इसके पहले हमने बताया था कि इतिहास जानने के 2 स्रोत हैं। ठीक है, इतिहास जानने के जानने के 2 स्रोत हैं। एक को कहा था हमने भौतिक स्रोत और दूसरे को कहा था वैचारिक स्रोत। तो भौतिक स्रोत जो होता है वह पुरातात्विक स्रोत होता है, भौतिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत होता है, और वैचारिक स्रोत जो होता है वो लिखित स्रोत होता है। तो स्रोत की प्रकृति के आधार पर हम ऐसे देखेंगे कि स्रोत की प्रकृति के आधार पर इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो इतिहास जानने के स्रोत है, इस स्रोत की प्रकृति के आधार पर इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो हमारे पास 2 स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा लिखित स्रोत है। इसकी प्रकृति पर हम देखेंगे तो इसकी प्रकृति के आधार पर इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो हम कहते हैं कि पहला होगा वो प्रागैतिहासिक काल होगा, प्रागैतिहासिक काल होगा। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल होगा, और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो अब देखिए कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, और ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे। प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्ट्री, इतिहास का वह काल कि जिसमें लिखित साक्ष्य का अभाव होता है। केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास को लिखा जाता है। ऐसे कालखंड को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इसमें भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे तो भारतीय इतिहास का पाषाण काल आता है, जिसमें हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इस काल के विषय में केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य को आधार बनाया गया है। इस काल को हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, मतलब इतिहास का वह कालखंड कि जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अपठित है। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन वह अपठित है। और इस काल में भी इतिहास के जानने का जो स्रोत है वह जो है पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही इतिहास को लिखा गया है। यह काल भारतीय इतिहास में हड़प्पा का काल, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कुछ भी कहिए, आगे चल के हम बताएंगे। तो यह आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा की सभ्यता आता है कि इसके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इस कारण से इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल कि इतिहास का वह कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उसके आधार पर इतिहास को लिखा गया है। अर्थात भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम चलेंगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, और उसके बाद जो इतिहास है
उसको हम ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। तो ये तो आपने देखा कि हमने जो पहले बताया था कि इतिहास जानने के दो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, लिखित स्रोत अर्थात भौतिक स्रोत और वैचारिक स्रोत, और स्रोत की प्रकृति के आधार पर इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब आइए अब प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला काल, पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक पे अब आते हैं। ये है पाषाण काल। ये फर्स्ट टॉपिक है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का। अभी तक हम लोगों ने इतिहास के कुछ बेसिक बातों को, बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने दिया। चूँकि टॉपिक जब शुरू करेंगे उसके पहले की सारी चीज़ों को आपको जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर एक बेसिक बात को आपने देखा। अब टॉपिक की शुरुआत हो रही है, तो ये ध्यान में रखना है, जैसे हमने कहा कि दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये गलतफहमी होती है कि इतिहास रटने का विषय है और इसको जब तक हम रटेंगे नहीं तब तक मेरा काम नहीं होगा। और इस कारण से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इसको जानबूझ करके इग्नोर कर देते हैं कि हम नहीं रट पाएंगे, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो हम आपको पहले भी बताए थे और अब भी बता रहे हैं कि इसमें सही बात है कि फैक्ट्स, चूँकि सिलेबस लंबा है तो इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स तो कुछ हैं, फैक्ट्स तो ही है, लेकिन अगर उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे तो वह फैक्ट भी कॉन्सेप्ट के में बन जाएगा और आपके लिए वो टॉपिक आसान हो जाएगा, फिर आप उससे डरेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम वही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपको हम इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर इस टॉपिक को, कोई भी टॉपिक को, उसको आगे बढ़ाएं ताकि आपको रटने की जो आपके अंदर भय है वह भय समाप्त हो जाए और एक क्रमबद्ध ढंग से इतिहास का ज्ञान आपको हो जाए। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है पाषाण काल। अब ये देखेंगे कि इसको, पहले हम टॉपिक पे आते हैं कि इसको पाषाण काल क्यों कहेंगे। तो ये पहले काल को, ये भारतीय इतिहास के पहले काल को पाषाण काल इसलिए कहा जाता है कि इस समय हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध था और वह पुरातात्विक साक्ष्य पत्थर के उपकरण के रूप में उपलब्ध था। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के पहले काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल, इसे ही प्रस्तर युग कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे स्टोन एज के नाम से हम जानते हैं। तो चूंकि इस समय हमारे पास जानकारी का जो साधन है वह पुरातात्विक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत में भी सिर्फ और सिर्फ इस समय या आगे चलकर, प्रारंभ में तो केवल पत्थर के उपकरण मिले, आगे चल करके कुछ और पुरातात्विक स्रोत मिले, लेकिन पत्थर के उपकरण की बहुलता बनी रही, इसलिए इसको हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यह जो पाषाण काल है, क्या कहा जाता है कि भारत में पाषाण काल की शुरुआत, ठीक है, 5 लाख ईसा पूर्व में हुई। अर्थात 5 लाख ईसा पूर्व से हमारे पास पत्थर के उपकरण मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्रमबद्ध ढंग से हम कह सकते हैं कि 2,50,000 ईसा पूर्व से हमारे पास पत्थर के उपकरण की उपलब्धता होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यद्यपि पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है, 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन भारतीय इतिहास की शुरुआत हम 2,50,000 ईसा पूर्व से मानते हैं। तो 2,50,000 ईसा पूर्व से हम 1,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को पाषाण काल में रखेंगे और उसी तरह के तहत हम इसका अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए, पाषाण काल, चूंकि जो पत्थर के उपकरण मिले, अगर एक ही तरह के पत्थर के उपकरण मिले होते तो शायद हम इसका वर्गीकरण नहीं करते, लेकिन यह देखा गया कि जो पत्थर के उपकरण मिले वे सब के सब एक ही प्रकार के नहीं थे, बल्कि उसमें भिन्नता थी। रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर देखा गया तो उसके काल भी विभिन्न थे, अलग अलग काल के समय के थे वे। तो जितने भी पत्थर के उपकरण मिले वे एक ही समय के नहीं थे, बल्कि अलग अलग समय के थे और उपकरण में भी भिन्नता थी। इस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला हो जाता है पूरा पाषाण काल, दूसरा है
मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में पेलियोलिथिक एज बोलते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज बोलते हैं, और नवपाषाण काल को न्यूलिथिक एज बोलते हैं। तो पूरा पाषाण काल का जो काल है वह है 2,50,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, ये काल है पूरा पाषाण काल का। हमने आपसे कहा कि यद्यपि भारत में पत्थर के उपकरण 5 लाख ईसा पूर्व में मिले हैं, ठीक है, लेकिन जो क्रमबद्ध ढंग से नियमित रूप से उपकरण मिलना शुरू होता है वह 2,50,000 ईसा पूर्व से। इसलिए पूरा पाषाण काल को हम 5 लाख से, कुछ लोग, कुछ विद्वान 5 लाख से भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इसको, चूंकि हमने कहा है कि हम उस काल को लेंगे जिस पर अधिकांश विद्वान सहमत हैं। यद्यपि हमने कहा कि कुछ लोग पूरा पाषाण काल को 5 लाख ईसा पूर्व से मानते हैं, लेकिन अधिकांश जो विद्वान हैं वो 2.5 लाख ईसा पूर्व से पूरा पाषाण काल को मानते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि और चूँकि हम एक बात आपको और बता दें कि हमने कहा था आपसे कि भारत में प्रारंभिक स्थिति में मानव का साक्ष्य नहीं मिला, बल्कि मानवीय क्रियाकलाप का साक्ष्य मिला, और वह पत्थर के उपकरण के रूप में मिला है। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले 14 लाख ईसा पूर्व में बोरी नामक जगह, बोरी महाराष्ट्र में है, बोरी नामक जगह पर पत्थर के उपकरण के रूप में मिले, मानवीय क्रियाकलाप का साक्ष्य पत्थर के उपकरण के रूप में मिले। लेकिन यह एक अपवाद है। हम कहते हैं कि उसके बाद 5 लाख ईसा पूर्व से कुछ मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन नियमित रूप से हम देखते हैं अधिकांश उपकरण 2,50,000 ईसा पूर्व के बाद के मिलते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इस काल को हम 2,50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच में रखेंगे। मध्य पाषाण काल का काल जो है वह 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक है। ये मध्य पाषाण काल का काल है, ठीक है। और दूसरा नव पाषाण काल का जो काल है, यह यद्यपि मध्य पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व तक चलता है, लेकिन नव पाषाण काल की जो शुरुआत हो जाती है वह 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर डेट्स में, समय में अंतर है। अब आप कहेंगे कि 10,000 ईसा पूर्व में ये समाप्त हुआ, ये 9,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, फिर यहाँ ये 4,000 तक चला, इसकी शुरुआत 7,000 से हो जाती है। तो चूँकि जब भी हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास को बनाते हैं, लिखते हैं, तो इतिहास की ये विडंबना है कि उसमें समय में ये अंतर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ तक जो पत्थर के उपकरण मिले हैं एक प्रकार के, वो 10,000 ईसा पूर्व तक है, और दूसरे प्रकार के जो पत्थर के उपकरण मिले, ये देखा गया कि जब रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर उसका काल का निर्धारण होता है तो 9,000 ईसा पूर्व का आता है। इसलिए 1 साल का एक गैप हो जाता है, मतलब आप देखेंगे 10 और 9 में अंतर हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि ये 4,000 ईसा पूर्व तक चला, इसको हम कहते हैं कि 7,000 से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हम जब मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो देखेंगे यह एक संक्रमण काल है इतिहास का, यह एक ट्रांजिशनल फेज है इतिहास का, जिसमें कुछ तत्व तो पूरा पाषाण काल के विद्यमान थे और कुछ तत्व नव पाषाण काल के विद्यमान थे। इसलिए इसको संक्रमणकालीन काल इतिहास में कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल का जो काल है वो 4,000 ईसा पूर्व तक चलता है, लेकिन जो चीज़ नव पाषाण काल की देन है, सभी चीज़ जिसकी शुरुआत हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल में आंशिक होती है, उस सब की शुरुआत नव पाषाण काल में होती है। तो जो नव पाषाण काल की शुरुआत होती है वह जो साक्ष्य मिले हमें
कृषि इत्यादि के, वो 7000 ईसा पूर्व से मिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसको 7000 से लेकर के हम 1000 ईसा पूर्व में रखते हैं। तो अब आइए हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल पे आते हैं। अब देखिए, पूरा पाषाण काल की हम अगर बात करें तो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, पूरा पाषाण काल की विशेषता की हम बात करें, इस समय के लोग आदिम जीवन व्यतीत करते थे और इस समय इनका जो ये प्रकृति पर पूरी तरह से आश्रित थे। जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वह खाद्य संग्रह करना, शिकार करना और मछली पकड़ना। ये पूरा पाषाण काल की विशेषता है कि लोग इस समय पूरी तरह से प्रकृति पे आश्रित थे, आदिम जीवन व्यतीत करते थे और इनके पास जो जीविकोपार्जन का जो साधन था वो 3 साधन थे। हमने एक कहा खाद्य संग्रह करना, दूसरा शिकार करना और तीसरा मछली पकड़ना। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास भोजन इत्यादि कोई व्यवस्था नहीं थी। खाद्य संग्रह मतलब ये जंगलों में रहते थे, पहाड़ पे रहते थे, पहाड़ी ढलानों पे रहते थे और वहाँ पर ये जो जंगल में कंद मूल फल इत्यादि होते हैं उसको इकट्ठा करके भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। साथ ही साथ दूसरी बात कहा कि शिकार करते थे। तो पहाड़ पर पहाड़ी ढलानों पर रहते थे, वहाँ पर जानवर होते थे, उन जानवरों को ये मार करके और फिर उसको खाने में प्रयोग करते थे। और तीसरी बात कहा जीविकोपार्जन का कि ये मछली मतलब मछली भी मारते थे, चूँकि नदी किनारे रहते थे। हमने पहले एक वीडियो में बताया था कि प्रारंभिक मानव कहाँ निवास करता था, तो नदी किनारे निवास करते थे और वहाँ पर नदी में जो मछली पाई जाती थी उस मछली को भी अपने ये भोजन में प्रयोग करते थे। तो जीविकोपार्जन के 3 साधन थे। पूरा पाषाण काल की ये मुख्य विशेषता है कि लोग आदिम जीवन व्यतीत करते थे, प्रकृति पे आश्रित थे। ठीक है, तो इस समय पूरा पाषाण काल में हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में जो उपकरण मिले, तो पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे वे एक ही प्रकार के नहीं थे। पूरा देखा गया कि पूरा पाषाण काल के उपकरण में भिन्नता है। एक ही प्रकार के उपकरण होते तो सबको एक समान एक काल में ही पढ़ लेते। तो चूंकि उपकरण में भिन्नता थी और सारे उपकरण के काल अलग अलग देखा गया कि अलग अलग थे, तो इसलिए उपकरण के आधार पर जो पत्थर के औजार मिले, पत्थर के उपकरण मिले, उस आधार पर पूरा पाषाण काल का भी वर्गीकरण 3 भागों में कर दिया गया। तो अब इसका हम यहाँ पर वर्गीकरण देखते हैं कि पूरा पाषाण काल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल और उसके बाद है उच्च पूरा पाषाण काल। लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज। तो ये हमने कहा कि जो पूरा पाषाण काल में पत्थर के उपकरण मिले वे सारे उपकरण एक ही प्रकार के नहीं थे, अलग अलग उपकरण थे और उपकरण की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल का जो काल है, समय है, वह है 2,50,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,00,000 ईसा पूर्व तक। ये निम्न पूरा पाषाण का काल है। मध्य पूरा पाषाण काल का काल है 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पूरा पाषाण काल का काल है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर
10,000 ईसा पूर्व तक, ये उच्च पुरा पाषाण काल का काल है। तो हमने कहा कि पुरा पाषाण काल में जो पत्थर के उपकरण मिले वे एक ही प्रकार के नहीं थे, बल्कि उपकरण में भिन्नता थी, और उस भिन्नता के आधार पर पुरा पाषाण काल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब हम एक एक करके लेते हैं और एक एक का अध्ययन करते चलते हैं, एक एक को देखेंगे। कि सबसे पहले हम आते हैं निम्न पुरा पाषाण काल में। अब देखिए, निम्न पुरा पाषाण काल पुरा पाषाण काल का पहला काल है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो पत्थर के उपकरण मिले, ठीक है, पत्थर के उपकरण जो मिले हैं वो पत्थर के उपकरण 2 प्रकार के हैं। एक को कहा गया चापर चापिंग उपकरण और दूसरे को कहा गया है हैंडेक्स उपकरण। तो चापर चापिंग नामक उपकरण जो है, चापर चापिंग नामक उपकरण जो है वह एक क्षेत्र विशेष से मिला, और हैंडेक्स नामक उपकरण एक क्षेत्र विशेष से मिला। एक बात ये, दूसरी बात यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रारंभिक काल की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे कि पत्थर के उपकरण बता दे दिए किस काल के हैं, किस प्रकार के पत्थर से उपकरण बनाए गए थे, क्षेत्र दे देगा यह क्षेत्र किस काल से संबंधित है। तो चूंकि यहाँ पर हम जो अभी आपको बताएंगे वो इस समय के जो पत्थर के उपकरण मिले और वे उपकरण किस प्रकार के थे और वे उपकरण किन किन क्षेत्रों में पाए गए, मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों को आपको देखना है। एक बात और जो महत्वपूर्ण है कि जब हम इतिहास, यहाँ टॉपिक पे हम शुरू करने से पहले एक बात हम बता दें कि इतिहास में हम 4 क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। समझने की बात है, समझ लीजिए कि इतिहास में हम 4 क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। एक राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक और चौथा सांस्कृतिक। तो राजनीतिक क्षेत्र में हम प्रमुख, जैसे टॉपिक की हम चर्चा करें आगे, तो राजनीतिक, चूँकि ध्यान रखना है कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र मुख्य रूप से वैचारिक होता है। इसके लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य का होना जरूरी है। लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र जो होता है वह वैचारिक, पूरी तरह से वैचारिक नहीं होता है। हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष के विषय में हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इतिहास के जब 4 क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे तो ध्यान रखना है कि सभी, जब भी हम आगे टॉपिक की बात करेंगे, जब हमारे पास रिटन एविडेंस आ जाएगा तो हम इतिहास को इन्हीं 4 क्षेत्रों में बांट करके पढ़ेंगे। लेकिन जब तक रिटन एविडेंस नहीं है तो तब तक जो हमारे पास साक्ष्य मिला है उस साक्ष्य से जो बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है उस अनुमान के आधार पर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम चर्चा तो इसलिए कहा कि निम्न पुरा पाषाण काल में आपको पढ़ना क्या है, इन चीज़ों को आप देख लेंगे। हमने कहा कि इस काल में जो पत्थर के उपकरण मिले, कौन उपकरण थे और वे उपकरण किन क्षेत्रों में मिले हैं, बस मोटा मोटी इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि निम्न पुरा पाषाण काल में जो पत्थर के उपकरण मिले वे 2 प्रकार के थे। हम अब निम्न पुरा पाषाण काल के क्षेत्र को भी देखेंगे, किन किन क्षेत्रों में निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। तो जो पत्थर के उपकरण मिले वे 2 प्रकार के थे। इसका भी हम वर्गीकरण करेंगे उपकरण के आधार पर। तो 2 प्रकार के पत्थर के उपकरण मिले, एक को कहा गया चापर चापिंग और दूसरा है हैंडेक्स, ठीक है। तो चूंकि एक क्षेत्र विशेष में यह मिला है इसलिए इसको चापर चापिंग संस्कृति के नाम से जानते हैं और इसलिए इसको हैंडेक्स संस्कृति के नाम से जानते हैं।
एक क्षेत्र विशेष मिला। तो चापर चापिंग और हैंडेक्स, यहाँ पर आइए कि हम पहले ये समझे कि चापर चापिंग क्या था और हैंडेक्स क्या था। तो देखिए, यह जो चापर चापिंग और उपकरण, या कह सकते हैं मोटा मोटी कि निम्न पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के उपकरण मिले हैं वे पत्थर क्वार्टजाइट थे। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे क्वार्टजाइट नामक पत्थर से निम्न पूरा पाषाण काल के औजार बने हुए थे, क्वार्टजाइट नामक पत्थर से। तो जब यहाँ पर देखेंगे कि हम आपसे कहें कि तीन प्रकार के आप कह सकते हैं कि इस समय हमें पत्थर के उपकरण मिलते हैं। एक है चापर और चापिंग और दूसरा है हैंडेक्स। ये दोनों अलग अलग क्षेत्र में पाए गए, इसलिए इसको अलग संस्कृति के नाम से एक अलग संस्कृति बन गया। तो चापर चापिंग नामक उपकरण देखा गया कि सबसे पहले सोहन नदी, ठीक है, पाकिस्तान में है, सिंधु की सहायक नदी है, सोहन नदी की घाटी में चापर और चापिंग नामक उपकरण सबसे पहले मिले, इसलिए इसको हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। चापर चापिंग संस्कृति को सोहन संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। इतिहास में ध्यान रखना है कि इतिहास में एक परंपरा है, ट्रेडिशन है कि सबसे पहले जिस स्थल की खुदाई से साक्ष्य मिला उस स्थल के नाम पर भी उस संस्कृति का नामकरण कर दिया जाता है। तो चूंकि चापर चापिंग नामक उपकरण सबसे पहले सोहन नदी की घाटी, पाकिस्तान में हमने कहा है सोहन नदी है, सोहन नदी की घाटी में मिले, इसलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरीके से हैंडेक्स संस्कृति न देखेंगे कि हैंडेक्स नामक उपकरण सबसे पहले तत्कालीन समय, हम बाद में अभी तो वो चेन्नई हो गया है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तमिलनाडु में मद्रास के समीप पाए गए, इसलिए इसको मद्रासीय संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में तो मद्रास को चेन्नई कहा जाता है। तो हैंडेक्स संस्कृति को हमने कहा कि दूसरा कि मद्रासी संस्कृति के नाम से भी ये जाना जाता है, चूँकि सबसे पहले यह उपकरण चेन्नई के समीप के क्षेत्रों में पाए गए, इसलिए इसको हम मद्रासीय संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक उपकरण है चापर और एक उपकरण है चापिंग। ये चापर और चापिंग हमने कहा कि क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे। ये चापर चापिंग क्या था कि जब देखिए चापर कौन उपकरण है, चापिंग कौन उपकरण है। चापर और चापिंग नामक उपकरण जो है वह पेबुल नामक पत्थर से बनाए गए थे, चापर और चापिंग। अब पेबुल क्या था? पेबुल उस पत्थर को कहते हैं जो नदी में, जैसे नदी में करंट होता है, तेज धार होता है, तो नदी के धार में जब पत्थर को देखेंगे कि रगड़ खा करके वह चिकना और गोलमटोल हो जाता है, उस पत्थर को हम पेबुल कहते हैं। मतलब तेज धार में जब पत्थर रगड़ करके चिकना और गोलमटोल हो जाता है, उस पत्थर को पेबुल कहा जाता है। एक नाम है पेबुल, ये देखिए पेबुल। और इस पेबुल से ही चापर और चापिंग नामक उपकरण बनाए गए। उस पेबुल को जब पीट करके एक और धार बना दिया जाता था तो उसको कहा गया था चापर, और उसी पेबुल को पीट करके जब दोनों ओर धार बनाया जाता था तो उसको कहा गया चापिंग। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये पत्थर है, ये पत्थर के उपकरण है, ये पत्थर के उपकरण है, ये चापर है, ये ऐसे एक ओर पीट करके जब धार बना दिया गया तो ये हो गया चापर। और जब इसी पत्थर को दोनों ओर पीट करके, जब हम ये पत्थर है, ठीक है, और दोनों ओर पीट करके जब धार बना दिया गया तो ये हो गया चापिंग। ठीक है, तो पेबुल नामक पत्थर को जब एक ओर पीट करके धार बना दिया जाता था तो उसको चापर कहा गया, और दोनों ओर पीट करके जब धार बनाया जाता था तो उसको चापिंग कहा गया। तो ये हो गया चापर और चापिंग नामक उपकरण। उसी तरीके से हैंडेक्स, हस्त कुठार,
मतलब अपेक्षा, जिसको हाथ में पकड़ करके कोई चीज़ तोड़ा जाता था, काटा जाता था, उसको हैंड एक्स कहा गया। तो ये दो प्रकार के उपकरण दो क्षेत्रों में मिले हैं, ये हमने कहा। इसको आप देखेंगे कि इस चापर चापिंग के क्षेत्र और हैंड एक्स के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर इसको हम देखते हैं कहाँ कहाँ पाए गए हैं। अगर हम भारत की नक्शा बहुत अच्छा, चूँकि ये नक्शे मैप जो होता है वो ज्योग्राफी के जो टीचर होते हैं उनका इस पर कमांड होता है। हम लोग जो इतिहास पढ़ाते हैं तो एक सामान्य तौर पर आपको हमने मैप बना दिया है, उसको आप ठीक से समझ लीजिएगा। उसमें हम क्षेत्र को डिनोट करेंगे, बताएंगे कहाँ कहाँ ये कौन कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चापर चापिंग में हम जो क्षेत्र है इसका कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये एक क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। इस जम्मू कश्मीर में एक जगह है पहलगांव। यहाँ से पहलगांव से चापर और चापिंग नामक उपकरण मिले हैं, ठीक है। पहलगांव से चापर और चापिंग नामक उपकरण मिले हैं। एक क्षेत्र है यहाँ पर पाकिस्तान में चौंतरा, ठीक है, चौंतरा से भी चापर और चापिंग नामक उपकरण मिले हैं। और चौंतरा को उत्तर दक्षिण का मिलन स्थल भी कहा जाता है। एक एक चीज़ को ध्यान में रखते चलिएगा। अगर आपके पास कागज़ पेन हो तो नोट भी करते चलिएगा, आपके लिए आसान होगा। कि चौंतरा का क्षेत्र पाकिस्तान में है और इसको हम कहते हैं कि उत्तर और दक्षिण का इसे मिलन स्थल भी कहा गया है। मिलन स्थल कहने का मतलब ये है कि यहाँ से चापर चापिंग के साथ साथ हैंड एक्स नामक उपकरण भी चौंतरा से मिले हैं। तो एक क्षेत्र हो जाता है चौंतरा। दूसरा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे एक क्षेत्र है बेलन घाटी, ठीक है, एक क्षेत्र है बेलन घाटी। यहाँ से भी चापर और चापिंग नामक उपकरण मिले हैं। मिर्ज़ापुर में बेलन घाटी का क्षेत्र है, यहाँ से भी चापर और चापिंग नामक उपकरण मिले हैं। तीसरा यहाँ पर देखेंगे गुजरात में, ठीक है, गुजरात में यहाँ पर देखेंगे कि साबरमती नदी की घाटी में, ठीक है, साबरमती नदी की घाटी में हम देखते हैं कि यहाँ से भी हमें चापर और चापिंग नामक उपकरण मिले हैं। तो कुल मिलाकर के ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे एक यहीं पर पाकिस्तान में एक स्थल है पिंडी घेव, पिंडी घेव, यहाँ से भी चापर चापिंग नामक उपकरण मिले हैं। तो ये जो मुख्य क्षेत्र है या जो आप देख रहे हैं कि इसमें चापर, यहाँ से चापर चापिंग नामक उपकरण के साक्ष्य हमें मिले हैं इन क्षेत्रों में। अब इसके साथ साथ अब आते हैं हैंड एक्स पे आते हैं हम कि हैंड एक्स हमने कहा कि हस्तकुठार मतलब ऐसा उपकरण बनाया जाता था जिसको हाथ से पकड़ करके किसी चीज़ को काटने और तोड़ने में उसकी उपयोगिता होती थी, उसी आधार पर उसको हैंड एक्स कहा गया। तो हैंड एक्स नामक उपकरण जो है यहाँ पर आप देखेंगे मद्रास में ये स्थान है पलवरम, ये है अतीरपक्कम और ये है
बदमदुरई, पल्वरम, अतीरपक्कम, बदमदुरई, यहाँ से हम देखते हैं कि हैंडेक्स नामक उपकरण के साक्ष्य मिले, यहाँ से हैंडेक्स मिले हैं। इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं ये एक स्थल है महाराष्ट्र में, नेवासा, ठीक है, यहाँ से भी हैंडेक्स नामक उपकरण मिले हैं। दूसरा एक स्थल है यहाँ पर राजस्थान में, बागोर, ठीक है, बागोर से भी यहाँ से हैंडेक्स नामक उपकरण मिले हैं। तो ये स्थल बागोर, ये नेवासा यहाँ पर, और इसके साथ साथ बदमदुरई, अतीरपक्कम और पल्वरम, यहाँ से हमें हैंडेक्स नामक उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, हमने कहा कि टॉपिक पढ़ते समय कि किस क्षेत्र से किस प्रकार के उपकरण मिले। यहाँ पर पल्वरम की जो विशेषता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले 1863 ईस्वी में, ठीक है, 1863 ईस्वी में कहा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने, ठीक है, यहाँ से रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने पाषाणकालीन अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया। इसका मतलब है कि रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने इस समय यहाँ के बस्तियों का अन्वेषण किया, और अन्वेषण करके उनको यहाँ से, पल्वरम से हम देखते हैं कि इस पाषाणकालीन पत्थर के औजार मिले हैं, और इसलिए रॉबर्ट यहाँ से 1863 ईस्वी में कहा जाता है कि पाषाणकालीन अनुसंधान का कार्य नियमित रूप से यहाँ से होने लगा। यद्यपि ये कहा जाता है कि 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइमरोज ने, ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज ने, हम कहते हैं कि रायचूर जो कर्नाटक में है, वहाँ के लिंगसुगुर नामक स्थान पर कुछ पत्थर के उपकरण उनको मिला, ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज को 1842 में, और इसलिए डॉक्टर प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। तो यद्यपि हमने कहा कि 1842 ईस्वी में, ये है 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइमरोज, इनको कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट के लिंगसुगुर नामक जगह पर इनको कुछ पाषाणकालीन उपकरण मिले, और इसलिए इनको प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। लेकिन 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने पल्वरम से अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया, और इसलिए यहाँ से कहा जाता है कि नियमित रूप से अब पाषाण काल का अन्वेषण शुरू हो गया, अनुसंधान कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा पल्वरम है, यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने पाषाणकालीन अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया। मद्रास, मतलब वहाँ पे चेन्नई के समीप ही जगह है बदमदुरई, अतीरपक्कम, इन सबों से यहाँ से आप देखेंगे कि हमें इस समय पाषाण काल के उपकरण अर्थात हैंडेक्स नामक उपकरण के साक्ष्य मिले। तो हैंडेक्स उपकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले? पल्वरम, अतीरपक्कम, बदमदुरई, नेवासा और बागोर। उसी तरीके से हम देखते हैं कि चापर और चापिंग नामक उपकरण पहलगांव, चौंतरा, पिंडी घेव, साबरमती नदी की घाटी, बेलन घाटी, इन सब जगहों से हमें क्या मिला है? इन सब जगहों से हमें चापर और चापिंग नामक उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपने देखा कि हम पहला काल पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का जो हमने वर्गीकरण किया था 3 भागों में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, उसमें आपने निम्न पूरा पाषाण काल को देखा। अब देखिए दूसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, सॉरी ये है मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च नहीं, उच्च तो इसके बाद आएगा, मध्य पूरा पाषाण काल। तो अब निम्न पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के बीच में एक मध्यवर्ती काल आता है जिसको मध्य पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसके काल को हमने पहले ही बता दिया है
कि इसका अकाल जो है 1 लाख से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक के बीच का है। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखेंगे एक एक चीज़ करके हम देखते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल के क्षेत्र क्या थे। सबसे उसके पहले हम देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण क्या थे। ठीक है, वे उपकरण किन पत्थरों से बने थे और वे पत्थर के उपकरण किन क्षेत्रों में मिले। ठीक है, 3 चीज़ों को अध्ययन करने का जो तरीका होगा, 3 चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहली बात कि इस समय पत्थर के जो उपकरण मिले हैं वे कौन कौन उपकरण थे, और दूसरी बात कि इस उपकरण में ये जो पत्थर बने थे किस प्रकार के पत्थर थे। किस प्रकार के पत्थर थे और वे पत्थर के उपकरण किन क्षेत्रों में मिले। इन 3 चीज़ों को हम यहाँ पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे। ठीक है, अब आइए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल के जो पत्थर के उपकरण मिले हैं उसको कहते हैं, जो मुख्य उपकरण है उसको कहते हैं फलक। फ्लेक इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सल्क बोलते हैं, फलक बोलते हैं। चूँकि इस समय फलक उपकरण की बहुलता थी इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस समय के जो मुख्य पत्थर के जो उपकरण है वह है फलक, खुरचनी, बेधनी। ठीक है, फलक है, खुरचनी है, बेधनी है। ये सब, खुरचनी को हम अंग्रेजी में स्क्रैपर कहते हैं, बेधनी को अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये फलक तो अंग्रेजी शब्द है, ये फ्लेक बोलते हैं इसको, हिंदी में शल्क बोलते हैं। तो उसके बाद स्क्रैपर है, पॉइंट है। तो इस समय जो पत्थर के उपकरण आपको देखने को मिलेंगे, आप देखिए कि अपेक्षाकृत मतलब पहले के उपकरण से वह अपेक्षाकृत अब शार्प हो गया है। जैसे जैसे समय का विकास होगा, समय आगे बढ़ेगा, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अब ये पत्थर के उपकरण में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मुख्य उपकरण इस समय के फलक है, खुरचनी है, बेधनी है। इस समय दूसरी बात ये आप देखेंगे कि ये जो उपकरण मिले, ये उपकरण किन पत्थरों से निर्मित थे। तो आपने देखा कि निम्न पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के उपकरण मिले थे वे क्वार्टजाइट पत्थर के थे। इस समय क्वार्टजाइट के साथ साथ चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट नामक पत्थर का भी प्रयोग किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे पत्थर की किस्में, इसमें देखेंगे कि क्वार्टजाइट के साथ साथ चर्ट, जैस्पर एवं फ्लिंट नामक पत्थर के उपकरण भी मिले हैं। तो इस समय न केवल क्वार्टजाइट पत्थर के बल्कि चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट नामक पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था। तो अब ये देखेंगे कि यह पत्थर के उपकरण किन किन क्षेत्रों में हमें मिले हैं। तो क्षेत्र में हम देखेंगे, ये क्षेत्र है, इसके पहले हमने आपको मैप बना दिया था। मैप में आप देखे थे कि वो उस मैप के आधार पर, अभी आपके पास मैप होगा, उस मैप के आधार पर हम जो जगह बताएंगे उस मैप में आप बैठाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्षेत्र आता है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश में है। आप देखिए अभी मैप में बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है भीमबेटका, ठीक है, दूसरा है भीमबेटका।
और तीसरा यहाँ पर हम देखेंगे कि जो महाराष्ट्र में इसके पहले आपने निवासा का क्षेत्र देखा था जहाँ पर हैंडेक्स नामक उपकरण मिले थे। तो जो महाराष्ट्र में नेवासा का क्षेत्र है, तो नेवासा के नज़दीक ही ठीक है, नेवासा के नज़दीक ही चिरकी नामक एक जगह है, चिरकी, वहाँ से भी हमें मध्यपुरा पाषाण काल के पत्थर के उपकरण मिले हैं। बेलन घाटी आप देख रहे हैं मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। नेवासा महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो नेवासा महाराष्ट्र की अहमदनगर जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन तीनों क्षेत्रों से अगर आप बात करें तो तीनों क्षेत्रों से हमें मध्यपुरा पाषाण काल के पत्थर के उपकरण मिले हैं। तो सिर्फ आपको यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है कि इस समय किस प्रकार के पत्थर के उपकरण थे, वे पत्थर के उपकरण किन पत्थरों से निर्मित थे और वे उपकरण किन किन क्षेत्रों में पाए गए। तो यहाँ पर आपने देखा कि मध्यपुरा पाषाण काल में फलक उपकरण की बहुलता थी, इसलिए इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना गया। अर्थात ये जो उपकरण है, फलक है, स्क्रैपर है, पॉइंट है, ये उपकरण अपेक्षाकृत पहले के उपकरण से अब शार्प हो गए हैं। और शार्प होने के पीछे जो लॉजिक है, जो कारण था, वो हमने आपको बता दिया कि क्यों अब औजार शार्प होते जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखा मध्यपुरा पाषाण काल के विषय में। अब यहाँ पर आइए उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल में अब देखिए कि इस समय जो प्रमुख उपकरण है इनका, इस समय यही देखिए प्रमुख उपकरण प्रमुख उपकरण, दूसरा है पत्थर के किस्म कि वे उपकरण किस पत्थर से बने थे और इन उपकरणों का क्षेत्र क्या था, इसको देखेंगे। इस समय का प्रमुख उपकरण जो है वह ब्लेड हो जाता है। ठीक है, प्रमुख उपकरण ब्लेड हो जाता है। जैसे आपने इसके पहले जो देखा था फलक उपकरण, तो फलक क्या होता है कि वह आप कोन की तरह का होता है। कोन की तरह का मतलब क्या है कि वह ऐसे, अगर आप कह सकते हैं कि ये इस प्रकार का आप कह सकते हैं ये फलक बनता था। ठीक है, ये मुख्य औजार था फलक उस समय का, मध्यपुरा पाषाण काल का। लेकिन इस समय का जो प्रमुख उपकरण है वह है ब्लेड। ब्लेड अपेक्षाकृत ये पतला उपकरण है, ये ऐसे करके ये कह सकते हैं कि उपकरण है। ठीक है, जिसका दोनों ओर जो है वो दोनों समानांतर होता है, धारदार समानांतर होता था। ठीक है, और जिसकी लंबाई, ये जो लंबाई है ये चौड़ाई से दोगुनी होती थी, उसको ब्लेड कहा गया। कि दोनों, उस उपकरण के दोनों ओर समानांतर धार बनाए गए थे और लंबाई जो होता था वह चौड़ाई से दोगुना होता था। इस उपकरण को कहा गया ब्लेड। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ब्लेड, यहाँ पर भी स्क्रैपर है, पॉइंट है, ये उपकरण यहाँ भी चलते रहे। खुरचनी, बेधनी जो कहते हैं, ये उपकरण यहाँ भी चलते रहे। लेकिन इस समय के जो उपकरण थे, प्रमुख उपकरण था, वो ब्लेड था। ब्लेड क्या होता था, किस प्रकार का होता था, हमने आपको समझा दिया। तो चूंकि हमने आपसे कहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा
समय का विकास होगा, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी और आवश्यकता के अनुरूप फिर औजार का, उपकरण का निर्माण होगा। तो चूंकि अब आवश्यकता है अधिक धारदार औजार की, समय का विकास हुआ, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी है, तो इस कारण से इस समय एक नवीन उपकरण ब्लेड जो है बनाया गया। इस समय जो पत्थर के किस्म थे वही है जो मध्य पूरा पाषाण काल में है। क्वार्टजाइट के साथ साथ इस समय भी चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट नामक पत्थर से उपकरण बनाए गए थे। तो जो पत्थर के किस्म हम कह सकते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल में था, वही पत्थर के किस्म हम देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल में है। अर्थात क्वार्टजाइट के साथ साथ चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट नामक पत्थर के उपकरण यहाँ पर बनाए गए थे। अब देखिए यहाँ पर जो प्रमुख क्षेत्र है मध्य पूरा, उच्च पूरा पाषाण काल का जो प्रमुख क्षेत्र है उसको देखिए, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है। एक आता है क्षेत्र है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। दूसरा है यहाँ पर हम देखेंगे बेलन घाटी। भीमबेटका के साथ साथ यहाँ पर एक क्षेत्र है बेलन घाटी, बार बार देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर के समीप, ठीक है। तीसरा है लोहंदा नाला, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में लोहंदा नाला का क्षेत्र है, ठीक है। एक क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, और एक क्षेत्र है बीजापुर, ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो अब देखिए भीमबेटका, यहाँ से भीमबेटका से, बेलन घाटी से, लोहंदा नाला से, कुर्नूल से, बीजापुर से हमें इस समय में जो पत्थर के उपकरण मिले हैं। तो भीमबेटका से हम देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपकरण तो मिले हैं, लेकिन यहाँ से एक जो महत्वपूर्ण बात है, नीले रंग के पत्थर के टुकड़े मिले हैं। नीले रंग का पाषाण कह सकते हैं, पत्थर के टुकड़े कह सकते हैं, जिसका उपयोग संभवतः तत्कालीन समय में रंग के निर्माण में किया जाता होगा। आगे देखेंगे भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्रकारी हुई है, तो उस चित्रकारी में देखेंगे इन्हीं रंगों का प्रयोग होता था। तो इस काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में आकर के देखेंगे भीमबेटका से नीले रंग के पत्थर के उपकरण मिले हैं, ठीक है। नीले रंग के पत्थर के टुकड़े मिले हैं, उपकरण नहीं, पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जिसका उपयोग संभवतः रंग बनाने में किया जाता होगा। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि बेलन घाटी से इस समय के पत्थर के प्रमुख उपकरण हैं, ब्लेड है, स्क्रैपर है, पॉइंट है, ये सब के सब यहाँ से बेलन घाटी से मिले हैं। इसके साथ साथ बेलन घाटी से पशुओं के हड्डियों के जीवाश्म भी मिले हैं। पशुओं की हड्डी, जीवाश्म मतलब फॉसिल्स, ठीक है। तो बेलन घाटी की एक विशेषता ये है कि यहाँ से पशुओं के हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं, ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता। तीसरा प्लेस है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में लोहंदा नाला का। लोहंदा नाला क्षेत्र की विशेषता मतलब एक एक क्षेत्र, हम इस काल के एक एक प्लेस को, स्थल को हम बताते चल रहे हैं और उस स्थल की क्या विशेषता थी इसको बताते चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि लोहंदा नाला से पहली बार अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, मतलब हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है लोहंदा नाला क्षेत्र से। एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ की लोहंदा नाला की। और कुर्नूल जो आंध्र प्रदेश में है, बीजापुर जो कर्नाटक में है, इन दोनों जगहों से उच्च पूरा पाषाण काल के जो पत्थर के प्रमुख उपकरण हैं, ये उपकरण पाए गए। तो यहाँ पर आपने देखा कि उच्च पूरा पाषाण काल में प्रमुख उपकरण क्या हो गया था, ब्लेड के साथ साथ अन्य उपकरण चलते रहे। इस समय जो उपकरण बने वे किस प्रकार के पत्थर से बने हुए थे, और साथ ही साथ इस समय के उच्च पूरा पाषाण काल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। अब देखिए कि इस समय जो उच्च पूरा पाषाण काल में हमारे पास जो साक्ष्य मिला, जो विभिन्न स्थलों पर जो साक्ष्य मिले हैं,
उस साक्ष्य के आधार पर हम इस काल की कुछ विशेषताओं को ट्रेस कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़, एक सब टॉपिक बढ़ा देते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल की क्या विशेषता थी। देखिए, अब इससे जो साक्ष्य मिले हैं उससे हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखेंगे। इसके बाद इसकी हम विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं, इस समय कुछ विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता कि उच्च पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण अब ब्लेड हो गया। ठीक है, सबसे पहली विशेषता, ब्लेड में क्या था कि पत्थर के दोनों ओर, एक तो यह उपकरण बहुत पतला होता था, सकरा होता था, और दोनों ओर समानांतर रूप से धार बनाए जाते थे, और इसकी लंबाई जो थी चौड़ाई से दोगुनी होती थी। ठीक है, ये ब्लेड था। तो इस समय का प्रमुख उपकरण जो क्या हो गया, ब्लेड हो गया। दूसरी विशेषता कि उच्च पुरापाषाण काल के लोग कला से भी, संभवतः कला से भी परिचित थे, कला से की जानकारी थी, जिसकी पुष्टि हमें भीमबेटका से होती है। हमने देखा वहाँ पर नीले रंग के पत्थर के टुकड़े मिले हैं, और उस पत्थर के टुकड़े की उपयोगिता क्या थी, उसका रंग बनाया जाता था। तो रंग बना करके जाहिर सी बात ये लोग क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। तो कल हम कह सकते हैं कि कला के विषय में भी इस समय के लोगों को जानकारी हो गई थी। तीसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि इस समय के लोग धर्म से भी परिचित थे। ठीक है, अर्थात धर्म के प्रति भी इन लोगों की रुचि रही होगी, इसलिए कि हमने बताया आपको कि लोहंदा नाला से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इसका मतलब ये है कि धर्म के प्रति भी लोगों की रुचि बढ़ गई थी। यह इस काल की एक विशेषता है, और इस काल की सबसे अच्छी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो आपने इसकी पहले 2 क्लास पहले देखा था कि आधुनिक स्वरूप के मानव होमोसेपियंस का भी उदय इसी काल में होता है। होमोसेपियंस का काल 30,000 ईसा पूर्व में है, और उच्च पुरापाषाण का जो काल है वह 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच में उच्च पुरापाषाण का काल है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस उच्च पुरापाषाण काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता कि आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का उदय इसी काल में माना जाता है। तब आपसे पूछेगा, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न बनेंगे कि आधुनिक स्वरूप के मानव अर्थात होमोसेपियंस का उदय कब हुआ। ठीक है, उसमें रहेगा उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, फिर आगे मध्य पाषाण काल। तो आप सीधे लगाएंगे उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, दूसरी बात पूछेगा कि धर्म से मतलब प्राचीन भारत के लोग धर्म से कब परिचित हुए। तो आपको पता है, हमने बताया है कि धर्म के प्रति भी रुचि थी उच्च पुरापाषाण काल में। कला के विषय में जानकारी कब से होती है, उच्च पुरापाषाण काल से। तो जो साक्ष्य मिलते हैं हमें, उन साक्ष्यों के आधार पर हम इन विशेषताओं को ट्रेस किए और आपको बताया कि उच्च पुरापाषाण काल की ये विशेषता थी। तो ये पाषाण काल का जो पहला टॉपिक था पुरापाषाण काल, उसको आपने इस वीडियो में देखा। आशा है कि आप सब इसको अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। एक एक चीज़ को हमने अलग अलग क्लियर करके बताया कि ताकि आपकी समझ में वो बात आ जाए। मैप एक बना दिया था, एक रफ टाइप का, उसमें हमने प्लेस को डिनोट किया था, और बाकी के काल में हमने मैप नहीं बनाया, बल्कि चूंकि बता दिया एक मैप को, और उसी में आप उसको डिनोट करते हुए चले जाएंगे। हम स्थल बताए और वह स्थल किस स्टेट में है उसको बता दिए, उस स्थल से क्या साक्ष्य मिला उसको बता दिए। तो आशा है कि आपको क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आगे के वीडियोज़ में भी हम धीरे धीरे स्थिर चित्त करके, हमेशा ध्यान रखना, हम बात भी किए थे, बताए थे कि पढ़ाई में आवर्स काउंट नहीं करना है कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। बस हमें काउंट करना है कि जितने देर पढ़े वो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आशा करते हैं कि धीरे धीरे इसी तरीके से हर टॉपिक को पढ़ेंगे और उसको हम दिमाग में बैठाते हुए चलेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न इससे बाहर ना आ सके। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक से, नवीन टॉपिक से के साथ। धन्यवाद।